हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? और अब तो बच्चों आपकी सीसीए की एक्टिविटीज़ भी होने लग गई हैं, जिसमें आप जो करते हुए आपको बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे कि अभी आप लोगों का स्पीच कंपटीशन था, जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत करके और बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियाँ भेजी हैं। इसी तरह से बच्चों आप अपना उत्साह बनाए रखें और ऐसा फील ना करें कि हम लोग घर पर हैं तो हम स्कूल की कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। बच्चों आपकी वीडियोस भी सब देखते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा स्कूल में एचएम सर, प्रिंसिपल सर के द्वारा बहुत प्रेज़ किया जाता है आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि आप लोगों की वीडियो सिर्फ बन रही हैं, सिर्फ कंपटीशन के लिए भेजी जा रही हैं, इसको आगे भी भेजा जाता है। और इस चीज़ के लिए बच्चों बहुत बहुत आप लोगों को तारीफ़ें, आप लोगों को नाम हो रहा है। इसी तरह से आप लोगों को अपना पार्टिसिपेशन दिखाना है, करते रहना है। ऐसा नहीं फील करना है कि हम लोग घर में बैठे हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो ओके क्लास, अब हम आज पढ़ेंगे अपना हिंदी का चैप्टर चिट्ठी का सफ़र। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और हमने बच्चों इसके कठिन शब्द भी पढ़ लिए हैं पाठ के। तो अब हम इस पाठ को की रीडिंग करेंगे और इस रीडिंग को आप पूरा ध्यान से देखेंगे। मैं एक एक शब्द पर आप मेरा एरो मतलब उंगली मैं अपना एरो चलाती रहूँगी और वो शब्द मैं बोलूँगी, तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैं कौन सा शब्द बोल रही हूँ। राइट, तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। और इसी तरह से आप भी अभी फ़ोन से तो पढ़ते हुए आप लोग वीडियो नहीं बना पाएंगे, लेकिन किताब से पढ़ते हुए वीडियो बना के ज़रूर भेजना है, ताकि मुझे पता चलना चाहिए कि हर बच्चे को पाठ पढ़ना आ रहा है, हिंदी पढ़ने में कोई समस्या नहीं आ रही है। इसके अलावा भी बच्चों, अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप लोग कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं। ओके क्लास, तो अब हम चैप्टर शुरू करते हैं अपना। चैप्टर का नाम क्या है हमारे? चैप्टर का नाम हमारे चिट्ठी का सफ़र। क्या है? चिट्ठी का सफ़र। ठीक है, तो इसी तरह से मैं अंडरलाइन भी करूँगी। कोई बात आप लोगों के लिए ज़रूरी होगी तो मैं उसको अंडरलाइन करूँगी। आप लोग अपनी बुक्स खोल के ही इस पाठ को पढ़िएगा, ताकि जब मैं आप अंडरलाइन करूँगी तब आप भी अपनी पेंसिल से अपनी बुक में अंडरलाइन कर लेना। राइट बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। और ये क्या है? ये तो आपने देखा ही होगा। और इस तरह जब हम फैंसी ड्रेस कंपटीशन करते हैं तो कई बच्चे लेटर बॉक्स बनते भी हैं। तो ये है लेटर बॉक्स। चिट्ठियों को भेजने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। हम अपनी चिट्ठी को इसमें डाल देते हैं, डाकिया आके इसमें चिट्ठी ले जाता है और वो वहाँ पहुँचा देता है जहाँ पे उस चिट्ठी को जाना चाहिए। तो बच्चों, क्या आप लोगों को चिट्ठी लिखनी आती है कि चिट्ठी में क्या क्या लिखते हैं, कैसे कैसे चिट्ठी पहुँचती है दूसरी जगह? तो अगर आप लोगों को नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। इस पाठ में हम यही सारी बातें जानने वाले हैं कि चिट्ठी को हम कैसे लिखते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ को हम मेंशन करते हैं ताकि चिट्ठी सही जगह पहुंच सके। तो आइए बच्चों, इस पाठ की हम रीडिंग शुरू करते हैं। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वह पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। आपने कभी छोटे में पत्र तो लिखे होंगे बच्चों, तो कोई भी पत्र अपनी सही जगह पे कैसे पहुँचता है, ये सही समय पर और सही पते पर किस तरह से पहुँचता है, इस चीज़ के लिए ये बहुत सारी बातें ज़रूरी होती हैं। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं, आदि। तो बच्चों, ये सभी बातें बहुत ज़रूरी होती हैं टिकट भेजते समय, चिट्ठी भेजते समय, कि हमने इन सब कामों को पूरा किया है कि नहीं किया। जहाँ पे चिट्ठी जानी है हमने उसका पता ठीक से लिखा है या नहीं लिखा, चिट्ठी हमें कितनी जल्दी पहुँचानी है, और तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है या नहीं लगाया। ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब प्रश्न यह उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए। तो बच्चों, ये प्रश्न तो आपके मन में भी उठ रहा होगा कि चिट्ठी पर हमें डाक टिकट क्यों लगाना चाहिए। तो इस पाठ में हम यही सब प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। अगला प्रश्न, पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है। ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए। स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें
इकट्ठा करने का शौक़ रखते हों। बच्चों, जिन बच्चों को डाक टिकट इकट्ठा करने का शौक़ है, हो सकता है उन बच्चों को इन सवालों के जवाब शायद आते होंगे। अब देखिए बच्चों, नीचे क्या है। इन सवालों के जवाब के लिए ज़रा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो। दोनों पतों को दी गई जगह में लिखो। ये जो ये बच्चों यहाँ लिफाफे दिए गए हैं, उनके जो पता है उनको आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जो जगह ये बना रखी है किताब में, आपकी किताब में भी वह जगह ज़रूर होगी। ठीक है, एक मिनट बच्चों। देखिए, दिख रहा है आपको? ये कैसा पता है? महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ, वर्धा। और इसमें प्रॉपर एड्रेस लिखा गया है बच्चों। देखिए, आपको जूम करने से थोड़ा सा समझ में आएगा। श्रीमान निदेशक महोदय, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, गोविंद मार्ग, श्री। बच्चों, ये भी कोई मार्ग लिखा है, फिर है नई दिल्ली, और नीचे देखो बच्चों लिखा है पिन कोड 110016। तो ये होता है पिन कोड। इस देखो, आपने इसमें देखा 2 पता, आप देख रहे हैं कि इसमें आपको 2 एड्रेस लिखे हुए दिखे हैं। एक यहाँ लिखा है, एक यहाँ लिखा है, एक यहाँ लिखा है। दोनों में क्या अंतर है? अब हम आगे पढ़ते हैं बच्चों। हमारा देखिए, ध्यान से दिख रहा है आपको? तो अब हम देखते हैं ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ, वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़ें। हमेशा बच्चों अक्सर यही होना चाहिए कि जब हम पता लिखते हैं तो हमें सबसे पहले छोटी इकाई का मतलब आपके घर का नंबर, आपको नंबर लिखना है। उसके बाद अपना नंबर लिखना है, फिर आप कहाँ रहते हैं उस जगह का नाम, उसके बाद और बड़ा। जैसे अगर हम किसी के घर का नंबर लिखते हैं, जैसे सपोज़ किसी के घर का नंबर है 12 और ब्लॉक समथिंग कुछ ब्लॉक भी है, ब्लॉक 18, ठीक है। तो हम सबसे पहले घर का नंबर लिखें। सीधा छत्तीसगढ़ नहीं लिख देंगे हम पते में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो आपका घर कहीं भी हो सकता है। पहले हम छोटी सी इकाई लिखेंगे, अपने घर का पता। जैसे घर का नंबर हो गया 12, ब्लॉक नंबर हो गया 18, इस तरीके से करके, और फिर उसमें हम लिखेंगे जगदलपुर, फिर बड़ी इकाई, और उससे बड़ी इकाई क्या होगी छत्तीसगढ़, और फिर उसका पिन कोड। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। छोटी से बड़ी इकाई, भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद, देखिए घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखें अंक को पिन कोड कहते हैं। शहर के नाम के बाद जो हम लिखते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के बाद जो हम अंक लिखते हैं, जो नंबर लिखते हैं, जो कि पिछले पत्र में भी लिखा हुआ मिला था आपको 110066, ऐसे करके उसको हम क्या बोलते हैं? पिन कोड कहते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? पिन कोड। जो पते हमारे शहर के नाम के बाद जो नंबर लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? पिन कोड। आइए अब आगे। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हो। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। तो बच्चों देखो क्या होता है कि छत्तीसगढ़ तो सभी लिखेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे पिन कोड हैं। उस पिन कोड के हिसाब से वो चिट्ठी वहाँ पहुँचेगी। ठीक है, और गंतव्य स्थान का मतलब आपने गंतव्य शब्द का मतलब जाना था, पता है अब आपको। गंतव्य का मतलब होता है पहुँचने वाला स्थान, तो चिट्ठी पहुँचने वाले सही स्थान पर तभी पहुँचेगी।
ठीक है। और इससे जो डाक बांटने वाले कर्मचारी हैं उनको मदद मिलती है, वे चिट्ठियों को अलग अलग करके रख पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। पिन कोड की शुरुआत कब हुई बच्चों, ये बात आप जानते हैं। 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना, इस योजना के तहत इसकी शुरुआत करी। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। अब पिन कोड, गांधी जी के पत्र में पिन कोड नहीं था, लेकिन अब उसके बाद कब आया था पिन कोड, अभी आपने देखा था यहाँ पे 15 अगस्त 1972 से पिन कोड आना शुरू हुआ। उससे पहले पिन कोड का कोई नहीं लिखता था। तो गांधी जी का पत्र कैसे लिखा हुआ था, जहाँ गांधी जी हो वहाँ वर्धा। तो इस तरीके के पत्र बच्चों आज अब धीरे धीरे पत्र लिखने में भी चेंज आते रहते हैं, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट की जाती है, तो आने के लिए उसमें हम पिन कोड भी लिखते हैं। तो बच्चों आइए हम जानते हैं पिन कोड के बारे में, पिन कोड क्या है। ठीक है, यहाँ हम पिन कोड के बारे में इस बॉक्स में हम जितना भी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे वो आपको पिन कोड के बारे में बताएगा। आइए पढ़ते हैं। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर। पिन शब्द की जो फुल फॉर्म है बच्चों, पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। उदाहरण के लिए NCERT को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है 110016। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली का है। मतलब अगर 1 लिखा है इसमें, तो 1 का मतलब है कि ये कोड दिल्ली का है। दिल्ली का, हरियाणा का, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। तो इन सभी राज्यों के लिए, इन सभी के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, सबसे पहला अंक 1। अगले 2 अंक यानी 10 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उप क्षेत्र दिल्ली का कोड है। जो अगले 10 नंबर लिखा है, 10 अंक है, वो ये शो करता है कि ये दिल्ली राजधानी जाने वाला चिट्ठी है। अगले 3 अंक यानी 016, जो यहाँ पे लास्ट के 3 अंक है 016, मतलब 0, 1 और 6 दिल्ली उप क्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहाँ से डाक बांटी जाती है। ये उस डाकघर का कोड है जहाँ से डाक बांटी जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसका जो नंबर है, जो अंक, इसमें 6 अंक प्रयोग किए जाते हैं पिन नंबर में। इन सभी अंकों का कुछ ना कुछ मतलब होता है। ठीक है बच्चों, अब तुम्हारा स्कूल जहाँ पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो। आप लोग भी पता करो कि यहाँ का पिन कोड क्या है। अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो, अपने घर के इलाके का पता करो। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। जिस तरह से टेलीफोन नंबरों की एक डायरेक्टरी पहले बच्चों आया करती थी, अब नहीं आती है, इस तरह से एक पिन कोड की डायरेक्टरी भी आती है। तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर ही लिखा होगा। जो आपने लेटर बॉक्स देखा था ना बच्चों, सबसे पहले पेज पर, इन लेटर बॉक्स पर भी पिन कोड, हमारे इलाके का पिन कोड लिखा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमें, उसके बाद शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं ये भी पता करो और लिखो। ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों, आगे हम पाठ को पढ़ते हैं। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। आपने बच्चों पिक्चरों में सुना, देखा होगा ज़रूर कि कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते हैं, पहले कभी भेजे जाते थे। जब संदेश वाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे, जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे।
बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। बच्चों, आपको हरकारे का मतलब मैंने कठिन शब्दों में बताया था। हरकारे कौन थे? जब ये चिट्ठियाँ, अभी तो जो चिट्ठियाँ हैं स्पीड पोस्ट से जाती हैं, किसी गाड़ी के माध्यम से जाती हैं, लेकिन पहले मनुष्य लोग उसको खुद से पहुंचाते थे पैदल चलकर। तो उन पैदल चलने वालों को जो चिट्ठी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे, उन्हें क्या बोला जाता था बच्चों? उनको बोला जाता था हरकारे। ठीक है, आगे देखते हैं। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। वो हरकारे घुड़सवार मतलब घोड़े के माध्यम से चिट्ठी को पहुंचाते थे। हरकारों को ना सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। उन्हें सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना नहीं होता था बच्चों, उन पर कोई बीच में हमला भी कर सकता था, तो उन्हें उससे भी अपने डाक की रक्षा करनी होती थी। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। देखो बच्चों, जिस जगहों पे गाड़ी जा सकती है वहीं पर तो हम गाड़ी से पहुंचा सकते हैं, जो डाकिये गाड़ी से जा सकते हैं, लेकिन अभी भी कुछ जगहें ऐसी हैं जैसे पहाड़ी इलाके जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है बच्चों? वहाँ पर अभी भी दुर्गम मतलब कठिन जगहें जहाँ पे मतलब गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, और पहाड़ी इलाकों पर वहाँ पर डाक पहुँचाने के लिए अभी भी आज के समय में भी हरकारों का ही प्रयोग किया जाता है। हरकारे ही चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम, जंस्कार जैसी कई जगह हैं जहाँ हरकारे डाक पहुँचाते हैं। तो जम्मू कश्मीर में कौन सी जगह है जहाँ पे हरकारे डाक पहुँचाते हैं? पदम, झंस्कार। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के लिए नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में कोई हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है। कबूतरों से पहले कबूतर ले जाते थे, और अब तो अगर चिट्ठियाँ बहुत दूर तक पहुँचानी है तो वो हवाई जहाज के माध्यम से भी पहुँचाई जा सकती है। ये है इसके बाद यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती हैं। बच्चों, सभी तरह के कबूतर इस तरह का काम नहीं कर सकते। आप जो अपने छत पर कबूतर देखते हो, आप सोचो कि वो चिट्ठी पहुंचा देंगे, तो ऐसा नहीं है। हर प्रजाति का कबूतर चिट्ठी पहुंचाने में काम नहीं आता है। तो किस प्रजाति का कबूतर आता है बच्चों? देखो, गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक में संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। तो कबूतर में भी हर कबूतर संदेश नहीं ले जा सकता, सिर्फ गिरहबाज और हुमर यही वह प्रजाति है। इनको भी बच्चों ऐसे ही नहीं, इनको ऑलरेडी नहीं आता होता, इनको प्रशिक्षित किया जाता है, इनको सिखाया जाता है। जैसे हम अपने घर में तोता रखते हैं तो हम उसको बोलना सिखा देते हैं कुछ शब्द, इसी तरह से इन कबूतरों को गिरहबाज और हुमर नाम के प्रजाति वाले कबूतरों को चिट्ठियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए सिखाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। तो बच्चों, ढूंढिएगा आप भी कैसे तय कर पाते होंगे वो। तो देखते हैं इसका जवाब, शायद हमें यहाँ मिल जाए। पढ़ते हैं इसको। देखो, ये देख रहे हैं आप, एक कबूतर है जो किस तरह से चिट्ठी को उड़ते हुए लेकर जा रहा है। देख रहे हैं आप? तो चलिए पढ़ते हैं। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। उड़ीसा पुलिस अभी भी इसका प्रयोग कर रही है बच्चों। कानून व्यवस्था
कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौक़ों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। कबूतरों के संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता है। इन कबूतरों का जीवन 15-20 साल होता है। कितने साल के तक जीते हैं बच्चों ये कबूतर? 15 या 20 साल तक, 15-20 साल तक। और 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। देख रहे हैं बच्चों कितनी खास जानकारी आपको मिल रही है। एक स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। यदि कोई 1000 किलोमीटर, कितना? 1000 किलोमीटर, ठीक है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतर को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। अब 2 कबूतर को क्यों भेजा जाता है? ताकि अगर मान लो आपने देखा है बाज और गिद्ध हैं जो इन पक्षियों पर हमला कर देते हैं, तो अगर एक कबूतर पर हमला हो जाए तो दूसरा कबूतर उस चिट्ठी को ले जाके संदेश को पहुंचा सके दूसरी जगह। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रेनेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापें। यह रहा उनका पता, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, A5 ग्रीन पार्क, नई दिल्ली 110016। तो अगर आपको ये बुक पढ़नी है तो आप कबूतरों के बारे में जानना है तो आप इनको पत्र लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज का ये पाठ हमारा चिट्ठी का सफ़र, हमारा पाठ यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको पाठ समझ में आया होगा। एक एक शब्द का मीनिंग मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है और अब आपको इसी तरह से अपनी किताब में से इस पाठ की रीडिंग करते हुए मुझे भेजना है। ओके क्लास, ज़रूर भेजेंगे सभी बच्चे। जिन बच्चों को भी गूगल क्लासरूम में अपना होमवर्क भेजने में प्रॉब्लम आ रहा है वो मुझसे पूछ सकते हैं फ़ोन करके, लेकिन कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहना चाहिए जिन्होंने होमवर्क नहीं भेजा है। बच्चों ऐसे करने से आप लोगों का ही नुकसान होगा। आप लोग घर में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हम स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग घर में पढ़ के हमें होमवर्क भेजेंगे तो उससे भी वैसा ही आपको लगेगा जैसा आप स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन इसके लिए आपको अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपना काम करके फ़ोटो खींच के मुझे गूगल क्लासरूम में उसको सेंड करना होगा। तो सभी बच्चे इस काम को ज़रूर करें। ओके क्लास, थैंक यू, बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।